हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पहले तो आप स्क्रीन पे देखिए। अगर वीडियो क्लियर ना हो तो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड पीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 2 है उसके बारे में। तो जो पेपर नंबर 2 है वो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, जो आपकी शिक्षा है उसके लिए जो जो प्रयास किए गए हैं वो जो है इस चैप्टर में, सॉरी, इस जो है आपके बुक में है। मतलब कि आपका जो पेपर नंबर 2 है वो जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें सारा बच्चों की शिक्षा से संबंधित दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने संवैधानिक विकास पढ़ा था। उसमें जितने अनुच्छेद हैं, जितने जितनी भी धाराएं हैं बच्चों की शिक्षा से संबंधित, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है वो चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, देखिए 2009 में जो है बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में जो पारित हुआ था उसके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके ही संपूर्ण समाज और देश का विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का, मतलब हम व्यक्ति के अगर व्यक्तित्व का विकास करेंगे तभी संपूर्ण समाज और देश का विकास किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि समाज और देश किससे मिला हुआ है? व्यक्तियों से मिलके बना हुआ है। अगर किसी देश का या कोई भी समाज है, उसका व्यक्ति, ठीक, उसमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो जो है क्या है, उनका व्यक्तित्व अच्छा है या कह सकते हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तो उस देश का विकास क्या होता है? अच्छे से होता है। ठीक, बहुत तेजी से होता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो जाहिर सी बात है कि उसका सर्वांगीण विकास होगा। आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, हर स्थिति क्या होगा उसकी? अच्छी होगी। ठीक, और इसका सिर्फ एक ही है, कौन? सिर्फ शिक्षा। शिक्षा से ही क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगर एक व्यक्ति का विकास होगा और उस देश में सभी व्यक्तियों का विकास या शिक्षित है तो क्या होता है कि देश का विकास होता है। तो अगर ओवरव्यू देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि जिस देश में लोग शिक्षित हैं उस देश का विकास अत्यधिक तेजी से होता है। फिर देखते हैं, देश और समाज के लिए उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना आवश्यक है। मतलब आपके देश के लिए और समाज के लिए उत्तरदायी नागरिक, मतलब ऐसे नागरिक हो जो हर चीज में क्या हो? अच्छे हो। ठीक, इस तरह के जो नागरिकों का निर्माण करना क्या है? आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा के 3 स्तर, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक को सुधारना ही एक विकल्प है। देखिए, चाहे जो भी हो, सबका इलाज क्या है? सिर्फ शिक्षा। ठीक, अगर किसी देश का विकास करना है तो वहां की शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो वही कहा जा रहा है कि अगर किसी देश और समाज के लिए उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है। और शिक्षा के 3 स्तर जो कि प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक को सुधारना ही एक विकल्प है। इन तीनों स्तरों को अगर हम सुधार लेंगे तो किसी भी देश का और समाज के नागरिकों का क्या है? विकास होगा। तो देश का भी विकास होगा। तो आइए आगे देखते हैं। भारतीय समाज के अनुच्छेद 45 में, ये हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। भारतीय समाज के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया। जो आपका अनुच्छेद 45 है इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी उम्र के बच्चे हैं, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया। किसमें है? अनुच्छेद 45 में। ठीक, परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा
अनुच्छेद 21 का जोड़कर बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया। देखिए समझिएगा, सबसे पहले तो अनुच्छेद 55 में क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं उनको निशुल्क और शिक्षा अनिवार्य दी जाए, मतलब शिक्षा जरूरी है, देना जरूरी है, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या कहा गया कि 21 क को जोड़ दिया गया और बताया गया कि बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया। किसमें सम्मिलित हो गया आपके? मौलिक अधिकार में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट तो अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। फिर किस संशोधन या किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य प्रदान करना मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? 86वें संशोधन। और फिर ये भी कहा पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? तो बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। जो आपका संविधान संशोधन के द्वारा ये 21 का कर जोड़ा गया, इसको और प्रभावी बनाने के लिए इसमें क्या हुआ, अधिनियम आया, ताकि क्या हो कि अगर जो है अधिनियम आएगा और फिर कोई इस पे कानून बनेगा तो लोग अच्छे से फॉलो करेंगे। लोग मतलब कि राज्य जो है या केंद्र सरकार सब क्या करेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे। तो वही कहा गया है, इस अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए, मतलब और इफेक्टिव बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। फिर देखिए, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। जब ये मतलब जब राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदन कर दिया तो 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र पर क्या किया गया, प्रकाशित कर दिया गया। और इसके बाद जो है बच्चे का ये क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया कि शिक्षा उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे से कार्य करवाते हैं या कोई बच्चा मतलब इसे बाल अपराध क्या होता है कि अगर इसे कोई छोटा बच्चा है और आप उससे कोई काम करवा रहे हैं तो ये क्या है, कानूनी दंड मिलेगा आपको। तो वही कहा गया है कि बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने दायित्वों का निर्धारण करते हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। देखिए, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के लिए केंद्र और क्या है, केंद्र और राज्य सरकारें अपने दायित्व का निर्धारण करते हैं। मतलब शिक्षा जो है किसमें आता है, आपके केंद्र में भी और राज्य में भी, यानी समवर्ती सूची में। तो जो केंद्र का दायित्व है, जो राज्य का दायित्व है, वो अपना अपना दायित्व का निर्धारण करते हैं। और जो ये आपका अधिनियम बना है उसमें 7 अध्याय हैं और 38 खंड है। तो हम सातों अध्याय को वन बाय वन पढ़ेंगे कि सब अध्याय में क्या क्या दिया गया है, और सभी जो है बच्चों की शिक्षा से ही संबंधित है। ओके, देखिए अध्याय 1 में क्या है, प्रस्तावना रूप। स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड दो में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। आपके अध्याय 1 में जो है स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। पहला जो है सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। पहला जो है वो ऐसा स्कूल जिसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा स्थापना की गई है। सेकंड,
अनुदान प्राप्त निजी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल है लेकिन सरकार के द्वारा उनको कुछ न कुछ फंड मिल रहा है, ठीक है। थर्ड है आपका विशेष श्रेणी के स्कूल, जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय, मतलब ये जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं वो कौन है, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए आपके और नवोदय। और फोर्थ है आपका अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल, मतलब ऐसे प्राइवेट स्कूल, ऐसे निजी स्कूल जिनको किसी भी तरह का कोई फंड नहीं मिलता है। तो ये चार स्कूल जो है वो आपके अध्याय 1 में बताए गए हैं, खंड 2 में। आगे देखते हैं। देखिए अध्याय 2 में आते हैं, इसमें है आपका निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मतलब मतलब कि शिक्षा के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और शिक्षा अनिवार्य है, मतलब शिक्षा सभी बच्चों के लिए जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है आपका 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है, वो जो है क्या सभी प्रत्येक बच्चे क्या है उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उनको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सेकंड देखते हैं, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रारंभिक शिक्षा मतलब क्या है, 1 to 5, ठीक है। तो जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है उसको पूरा करने के लिए बच्चे को स्कूल में कोई शुल्क या कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष में स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाया तो वह अपनी आयु के अनुसार प्रवेश ले सकता है। किसी बच्चे को प्रवेश से मना और स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं। यदि बच्चा 14 वर्ष तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता तो उससे बाद की शिक्षा निशुल्क प्राप्त की जाएगी। देखिए जैसे कि 6 वर्ष का बच्चा है लेकिन 6 वर्ष में उसने उसने क्या हुआ, एडमिशन नहीं ले पाया किसी कारणवश, तो अगर वो 7 साल का हो जाता है, 8 साल का हो जाता है, तो भी वो एडमिशन ले सकता है अपनी आयु के अनुसार, ठीक, जितनी उसकी उम्र है उसके अनुसार। और किसी भी बच्चे को प्रवेश से यानी एडमिशन से रोका नहीं जाएगा और स्कूल से निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई बच्चा जो 14 वर्ष उसकी उम्र कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी वो मतलब 3rd क्लास में ही है या 4th क्लास में ही है, तो भी उसको निकाल नहीं सकते जब तक कि वो पूरा अपना शिक्षा ग्रहण न कर ले, ठीक, प्राप्त न कर ले। अब आते हैं, देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है आपका। बच्चे को एक से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। यदि कोई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे को स्थानांतरण का अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत देनी होगी, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। मान लीजिए कोई स्कूल है जो कि क्या है, वहां पे पूरी शिक्षा उनको नहीं मिल रही है। मान लीजिए कोई स्कूल है वहां 3 तक ही है या 2 तक ही है, ठीक, और उसको 4 और 5 की भी पढ़ाई करनी है तो उसको दूसरे स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा। तो अध्यापक क्या उनको टीसी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर वो नहीं देंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही हो जाएगी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, बच्चे को एक से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है, ठीक, मतलब अगर बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसको वो अधिकार है। यदि कोई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो बच्चों को स्थानांतरण का अधिकार होगा। अध्यापक को टीसी तुरंत देनी होगी, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। अब देखते हैं अध्याय 1 अध्याय 2 कंप्लीट हो गया है। आपका अध्याय 3 देखते हैं क्या है इसमें। अध्याय 3 में है केंद्र, राज्य, स्थानीय अफसर, सरकारों और अभिभावकों का दायित्व, ठीक है। देखिए
अध्याय 3 में है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय अफसर और जो सरकार है और अभिभावक यानी जो पेरेंट्स है उनका क्या दायित्व है, उनका क्या फर्ज है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इस अधिनियम को लागू होने के 3 साल के अंदर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। मतलब कि जो ये आपका 2009 में अधिनियम पारित हुआ है उसके 3 साल बाद, ठीक है, यानी 3 साल के अंदर ही कह सकते हैं, वहां की जो सरकार है, राज्य सरकार होगा कोई, जैसे राज्य है तो राज्य का सरकार होगा, और कोई जिला है, फिर वहां पे गांव होगा, फिर गांव में स्कूल होगा, तो वहां की जो स्थानीय सरकारें होंगी या वहां के जो अफसर होंगे उनको क्या होगा कि उनको स्कूल की स्थापना कराना होगा, ठीक है, 3 साल के अंदर ही। सेकंड देखते हैं, अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी। आपका मैंने अभी बताया शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, और समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, ठीक है, आपके समवर्ती सूची में। तो अधिनियम के अनुसार, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करते हैं, दोनों को धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भर्ती कराने का दायित्व अभिभावक का है। अब देखिए, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने के लिए भर्ती, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन कराने का जो दायित्व है, जो एडमिशन कराने का फर्ज है, वो किसका होगा, अभिभावक यानी पेरेंट्स का होगा। अब सारी जिम्मेदारी टीचर्स की और गवर्नमेंट्स की तो बनती नहीं है, कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, पेरेंट्स का है यानी अभिभावक का है। और जब वैसे भी अगर मान लीजिए अभिभावक आपके जागरूक नहीं है तो क्या होगा कि टीचर्स कितना उनको बताएंगे, बस जाके, वैसे भी सरकार द्वारा अब इतने अभियान निकाले जाते हैं कि टीचर्स गांव गांव जाके सबको प्रेरित करते हैं, तो लेकिन टीचर तो बच्चे पे ध्यान देते हैं, अभिभावक की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, स्कूल तक ही तो टीचर का दायित्व है, उसके बाद तो आपके पेरेंट्स को ही संभालना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है या उनका वर्क कराना होता है, देखें हाँ बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। तो वही कहा जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो स्कूल में एडमिशन कराना है, यह दायित्व किसका है, अभिभावक का है। अब टीचर तो घर घर जाके बच्चों का जबरदस्ती एडमिशन तो करेगा नहीं, अभियान के द्वारा उनको बताया जा सकता है, और अभिभावक का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराए। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का प्रारूप तैयार करेगी तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण, नवाचार, अनुसंधान, नियोजन के मानदंड लागू करेगी तथा क्षमता विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता, इसको समझिएगा। ताकि जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, सिलेबस को फिक्स करेगी। हाँ, जैसे कि क्या होता है, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का प्रारूप तैयार करना, मतलब हाँ कि इस क्लास के बच्चों के लिए आपका ये सिलेबस है, इन बच्चों के लिए ये सिलेबस है, जैसे आपके प्राइमरी स्कूल में होता है सबकी बुक्स अलग अलग होती है, कि जो आपके क्लास 1 के बच्चे हैं उनका ये सिलेबस है, क्लास 2 के जो बच्चे हैं उनका ये सिलेबस है, तो वही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या होता है, पाठ्य चर्चा का प्रारूप तैयार करेगी, और जो अध्यापक की प्रशिक्षण यानी जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो नवा नवाचार, अनुसंधान, नियोजन के मानदंड लागू करेगी तथा क्षमता विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता, ठीक है, ये जो दायित्व किसका होगा, आपके केंद्र सरकार का होगा। अब हम आते हैं अध्याय 4 में।
अध्याय 4 में देखते हैं कि क्या है। अध्याय 4 में आपका है स्कूल और अध्यापक का दायित्व। स्कूलों में स्कूल और अध्यापक का क्या दायित्व है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, सरकारी विद्यालय निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे तथा निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को आर्थिक एवं निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। जो आपके सरकारी विद्यालय है वहां पे निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे तथा निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालय, निजी मतलब प्राइवेट और विशेष श्रेणी वाले मतलब जैसे कि जो बच्चे शरीर से विकलांग हैं उनको हम विशेष श्रेणी वाले विद्यालय कहते हैं, ठीक। उनको आर्थिक यानी जैसे कि आर्थिक तो समझते ही हैं, जैसे फंड से संबंधित है, तो जो थोड़ा गरीब है, ठीक, एवं निर्बल समुदाय जो शरीर से विकलांग है उन बच्चों के लिए क्या होता है कि कक्षा में 25% स्थान रिजर्व करना होगा। कहाँ पे? निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को, ठीक है। जो सरकारी विद्यालय है वहां पे तो निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे तथा जो आपका प्राइवेट स्कूल है और विशेष श्रेणी वाले जो स्कूल हैं वहां पे आर्थिक एवं निर्बल समुदाय के बच्चे मतलब जिनके पास पैसे नहीं है या जो शरीर से क्या है विकलांग है उनके क्या है बच्चों के लिए जो है कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा, ठीक है। ये आपके स्कूल वालों का दायित्व है। सेकेंड देखते हैं, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर ले। कोई भी बच्चा है उसको जो है कक्षा में रोका नहीं जाएगा कि नहीं तुम क्लास में मत आओ, तुमने पूरा यूनिफॉर्म नहीं पहना है, किसी भी कारण की वजह से आप बच्चे को क्लास के बाहर रोक नहीं सकते हैं और ना ही स्कूल से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं जब तक कि वह अपनी पूरी शिक्षा वहां से प्राप्त न कर ले, ठीक है। आइए आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट को। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक नहीं दी जा सकती है। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक, यहाँ जो है देख लीजिए कुछ मिस्टेक है। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट है आपका, प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी बच्चा है आप उसको प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हाँ आपका प्रमाण पत्र नहीं है, इन सब की कमी की वजह से आप बच्चे के एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका, अध्यापकों को नियमित स्कूल में उपस्थित होना। अध्यापक का भी फर्ज है कि स्कूल में रेगुलर हमेशा प्रेजेंट रहें। अध्यापकों को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना। जो आपके जो है राष्ट्रीय पाठ चर्चा के अनुसार जो भी सिलेबस है उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना और उसे कंप्लीट कराना, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप बच्चे को पढ़ाएं और सिलेबस कंप्लीट कराएं, बल्कि 7 पॉइंट पे यही है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना अध्यापकों को करना है। मतलब आपने जो बच्चों को पढ़ाया है बच्चा बच्चा ने कितना सीखा या उसने कितना पढ़ा, उसको कितना आया, इन सब का आकलन करना भी क्या है अध्यापकों को ही करना है। एट्थ है आपका, नियमित अभिभावक बैठक आयोजित करना। मतलब रेगुलर पीटीएम, पता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी आयोजन करना किसकी जिम्मेदारी होगी? आपके अध्यापक की। तो ये था आपका अध्याय 4 में, जिसमें क्या था स्कूल और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब हम आते हैं अध्याय 5 में। देखते हैं अध्याय 5 में क्या है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। जो आपका प्रारंभिक शिक्षा का सिलेबस है उसको पूरा किया जाना, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त शैक्षणिक
प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो आपके प्रारंभिक शिक्षा के लिए सिलेबस है और उनका जो मूल्यांकन है, उसकी जो विधि है, वो उपयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त जो शैक्षणिक प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। सेकंड, जहां तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो। जो पढ़ाई का माध्यम हो वो बच्चों की मातृभाषा में हो। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है मातृभाषा में जब उनको पढ़ाया जाता है तो वो जल्दी कैप्चर करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन। बच्चे ने कितना समझा इस और क्या क्या उसमें योग्यता आई, इसका निरंतर मूल्यांकन, मतलब रेगुलर हमेशा उसका जांच करना। फोर्थ पॉइंट है आपका, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किए बिना बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है। मतलब आपका अगर प्रारंभिक शिक्षा पूरा नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोर्ड की परीक्षा भी उत्तीर्ण करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा को पूरे किए बिना बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, बच्चों को भय, चिंता एवं सदमा मुक्त बनाना और उन्हें अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना। मतलब आप अपने जो टीचर है उनके क्लास का जो वातावरण है ऐसे रहे कि बच्चे बिल्कुल भय से दूर रहे, मतलब उनको किसी चीज का भय ना हो कि टीचर से डरे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। वो बिल्कुल एकदम खुल कर रहे, उनके जो मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही है, वो बिल्कुल निश्चिंत होके वो टीचर के सामने कहें। ठीक है, तो इस तरह का आपको वातावरण जो है टीचर्स को अपने क्लासरूम में बनाना चाहिए। अब हम देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या है, ध्यान से देखिए, बाल अधिकारों का संरक्षण, बच्चों का जो अधिकार है उसकी सुरक्षा। फर्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे। फिर से समझिएगा, जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत जो गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग है, वो अपने प्रदत्त अधिकारी की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं, अधिनियम से संबंधित शिक्षा के अधिकार की शिकायत संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जाएगी और वह यथाशीघ्र मामले का निस्तारण करेंगे। जो भी अधिनियम से संबंधित शिक्षा के अधिकार की जो भी शिकायत होगी, वो वहां के जो क्षेत्र के जो अधिकारी होंगे उनसे शिकायत की जाएगी और इस मामले का जल्द ही निस्तारण भी करना होगा। अब देखिए आपके अध्याय 7 में आते हैं अन्य प्रासंगिक बातें, जो अन्य बातें हैं उसके बारे में है। इस अधिनियम या इसके पालन के लिए बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विकास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। मतलब कि जो इस अधिनियम से संबंधित जितने भी लोग हैं, वो जो सच्चे मन से या जितने भी कार्य वो किए हैं, उन पे किसी भी प्रकार का गलत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, या तो फिर क्या किया जाएगा, कोई भी गलत उनमें मुकदमा बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य और विशेषताएं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम और
सॉरी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य और विशेषताएं। तो फर्स्ट देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने करके शिक्षित करना। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चे बहुत गरीब हैं, उनको क्या करना, निशुल्क और शिक्षा देना, जिससे वो क्या हो, शिक्षित हो जाएं। सेकंड है, देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना। मतलब 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं देश में, उनको बेसिक शिक्षा देना। थर्ड, बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति देकर शिक्षा को बढ़ावा देना। मतलब बच्चों को क्या है, फ्री में बुक्स दे, यूनिफॉर्म दे, स्कॉलरशिप दे, इन सब चीजों को देकर शिक्षा के लिए और उनको प्रेरित करें। फोर्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का सुधार करना। देखिए, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे शिक्षा को और सुधार करना, देश में शिक्षा का सुधार करना। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार का जो अधिनियम है उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आर्थिक रूप से बच्चे कमजोर हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको बेसिक शिक्षा भी दी जाए, बच्चों को मुफ्त जो है आपकी बुक्स दीजिए, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करें, ग्रामीण क्षेत्र में जो है शिक्षा का सुधार करना है और देश में शिक्षा का सुधार करना है। ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि 2009 का जो अधिनियम था उसमें जो 7 अध्याय थे उसके बारे में हम लोगों ने वन बाय वन अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है। आप नोट्स बनाइए और चीजों को रिवीजन करिए। इसमें ज्यादा याद करने की चीजें नहीं है, ना समझाने की जरूरत है, बस सारी चीजें फैक्ट ही हैं। आप इनको वन बाय वन अच्छे से, वन बाय वन अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को यही एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका एग्जाम दिसंबर में होएगा, तो नवंबर तक आपका सिलेबस जहां तक है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर दिसंबर से ही आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए। अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो कमेंट करके क्वेश्चंस जरूर बोलिएगा। चलिए ठीक है, ओके, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।